अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर आपकी गाड़ी किसी भी वजह से कोई बंदा इलीगली ट्रांसफर अपने नाम करवा ले, उसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। या तो आपने गाड़ी किसी को ओपन बायोमेट्रिक दी हो, या आपका विरासती केस हो, एक भाई दूसरे भाई को बताए बगैर गाड़ी अपने नाम करवा ले, या कोई भी सूरत हो सकती है। इन सारे मामलात को एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में डील करते हैं जनाब वहीद म्यों साहब। आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं और इनसे पूछने जा रहे हैं कि वो कौन सा तरीकेकार है कि अगर कोई बंदा फ्रॉडुलेंटली या धोखाधड़ी से गाड़ी अपने नाम करवा ले तो उसकी कैंसिलेशन करके अपने नाम वापस कैसे कराई जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। सर, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। काइंडली हमारे नाजरीन को गाइड करें कि अगर एक गाड़ी रातों रात बंदे को पता चले, ऑनलाइन वो चेक करे, जो उसकी मलकियत थी आज उसके नाम नहीं रही, तो वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आके सबसे पहले कौन सा ऐसा तरीकेकार अख्तियार करे जिससे उसकी गाड़ी वापस उसके नाम हो जाए। जी, ये बहुत अहम क्वेश्चन है और आजकल जिसके पास गाड़ी है हर तीसरा बंदा इसका शिकार हो रहा है। चाहे उसने ओपन बायोमेट्रिक दे दी, चाहे उसने सेल की है, कोई बोनाफाइड परचेजर है। इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि बजाय दाएं बाएं घूमने के सबसे पहले महकमा एक्साइज में आए, मुताल्लिका मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के पास जाए, एक एप्लीकेशन मूव करे जिसमें लिखे कि गाड़ी मैं इसका बोनाफाइड परचेजर या जो कुछ भी वजूहत है वो लिखेंगे और साथ अपना आईडी कार्ड लगाएंगे, एप्लीकेशन देंगे। वो एप्लीकेशन मार्क होके मुताल्लिका इंस्पेक्टर या लीगल डिपार्टमेंट उसके पास चली जाएगी और साथ ही एक एप्लीकेशन आपने जरूर देनी है कि गाड़ी को सस्पेंड कर दिया जाए ताकि फर्दर ट्रांसफर ना हो। क्योंकि बाज़ का ये हो रहा है कि एप्लीकेशन तो आप दे रहे होते हो, लेकिन जब फर्दर आगे ट्रांसफर हो जाती है तो बाद में एक और जो एप्लीकेंट है वो भी आ जाता है कि भाई मुझे आपने सुना ही नहीं है। तो बेटर ये है कि जब एप्लीकेशन दें तो साथ में ये मेंशन जरूर करें कि गाड़ी को सस्पेंड कर दिया जाए ताकि फर्दर ट्रांसफर ना हो। सर, हमारी रहनुमाई फरमाए कौन कौन से ऐसे हालात बन सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं, या कौन कौन से ऐसे केसेस आपके पास आते हैं जिनमें लोग धोखाधड़ी से गाड़ियां अपने नाम करवा सकते हैं या करवा लेते हैं और बाद एक्साइज डिपार्टमेंट में वो जो केसेस हैं उनके चलते हैं और उनका फैसला होता है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आजकल एक नई चीज़ आ गई है। हम ये समझ रहे थे कि बायोमेट्रिक आ गई है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, लेकिन जो लोग फ्रॉड करने वाले हैं वो से 2 लेवल आगे सोच रहे होते हैं। मिसाल तौर पर लेटेस्ट केस क्या आ रहे हैं कि गाड़ी आपने किसी तीसरे बंदे को भेज दी है। अब उसको आपने बायोमेट्रिक नहीं दिया, असल फाइल भी दे दी और गाड़ी भी दे दी, लेकिन हो क्या रहा है कि जब वो जो फ्रॉड करने वाला है वो किसी तीसरे बंदे के नाम पे बायोमेट्रिक करवा देता है और जब वो अपने नाम पे करवाने आता है जिस पर आपको बेची गाड़ी असल आपने, वो सोच रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। और ये सबसे बड़ा फ्रॉड कॉमन ही आ रहा है। उससे पहले फ्रॉड ये एक होता था कि आपके पास ओरिजिनल फाइल आ गई है और उसको ट्रांसफर करवा लिया आपने, क्योंकि उससे पहले बायोमेट्रिक नहीं थी एक्साइज में, सिर्फ काम चलते थे। अब जाहिर बात है, इंसान है, एक्साइज वाले डिपार्टमेंट के पास ओरिजिनल फाइल आ जाती है, ओरिजिनल गाड़ी आ गई है, बुक आ गई है, तो कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं है कि एक्साइज वाले इस चीज को रोक सकते। इसी चीज के लिए बायोमेट्रिक की गई। और दूसरा एक विरासती होता है कि आपके 4 बहन भाई हैं, आपने मिल के सिर्फ 2 को महरूम कर दिया और 2 के नाम गाड़ी आ गई और दूसरे को ट्रांसफर कर दी। ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और एक बहुत बड़ा फ्रॉड ये हो रहा है कि किसी इंसान ने 2-3 शादी की हुई है, एक वो रजिस्टर्ड अनराज है, बाकी अनराज ही कोई नहीं है। जब वो ट्रांसफर हो जाती है तो हमारे पास बाद में एप्लीकेशन लेके आते हैं कि हमारा भी हिस्सा बनता था, हमें महरूम कर दिया गया। सर, ये देखने में यह है कि ओपन बायोमेट्रिक जिसे वीएसआई बोलते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनलाइन फैसिलिटी दी गई है, तो इसमें भी काफी इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं कि एक बंदा सेलर अपनी बायोमेट्रिक ऑनलाइन करवा के, ओपन बायोमेट्रिक जिसे कह सकते हैं आप, वो जिस बंदे को सेल करता है उस बंदे के नाम नहीं होती, एक तीसरा बंदा अपने नाम करवा लेता है। तो इसका भी तरीकेकार बताएं कि इससे कैसे बचा जाया जा सकता। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है कि आप लोग जब गाड़ी सेल करते हैं शोरूम पे स्पेशली, वो आपसे ओपन बायोमेट्रिक ले लेते हैं। अच्छा, उसके 2 नुकसान आते हैं। एक नुकसान तो ये हो रहा होता है आपको कि हर मंथ 10,000 जो है वो परचेजर को पड़ रहा होता है अगर वो अपने नाम पे नहीं करवा रहा होता। अब जाहिर शोरूम में गाड़ी बिकेगी तो वो अपने नाम करवाएंगे। अब बाज़ का ये हो रहा होता है किसी बंदे को पता चल जाए कि इसकी ओपन बायोमेट्रिक है, किसी वजह से वो अपने नाम, क्योंकि सेलर ने तो अपनी बायोमेट्रिक कर दी है, अब उसके पास गाड़ी है या नहीं है, कोई भी बंदा फ्रॉडुलेंटली जाके बायोमेट्रिक कर सकता है। वो क्योंकि आज का ऑनलाइन सिस्टम है, पेपरलेस सिस्टम है। आप ई पे पंजाब पे जाएं, वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं आप गाड़ी को। अब वहां पे ऑलरेडी चूंकि आपकी बायोमेट्रिक हुई होगी तो वो आराम से ट्रांसफर हो जाती है। इसके लिए जरूरी है कि जिसको आप बेचें तो साथ बाउंड करें किसको आप दे रहे हैं
उससे एक तो फ्रॉड नहीं होगा, दूसरा अगर हो जाए ऐसा तो फौरन इसकी इत्तला एक्साइज में दे ताकि आपके साथ इंसाफ हो सके। अच्छा सर, इन केसेस के बाद एक एप्लीकेंट जब ऑफिस में आता है तो उसको अपना केस या अपनी एप्लीकेशन किस तरह से प्रेजेंट करनी होती है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के सामने, जिसे आप मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी बोलते हैं? काइंडली उसका कोई डेमो या उसकी कोई ऐसी फाइल आपके पास अवेलेबल हो जिससे नाजरीन के लिए आसानी पैदा हो। जी बिल्कुल, इसमें जब कभी भी आप एप्लीकेशन दें तो साथ डॉक्यूमेंट्स जरूर अटैच करें। कुछ लोग सिर्फ एप्लीकेशन देते हैं, आईडी कार्ड लगाते हैं, बस कुछ भी उनके पास प्रूफ नहीं होता जिससे पता चले कि वो मालिक हैं कि नहीं है। अब मिसाल के तौर पर एक फाइल है ये देखें, अब इसके अंदर एक एप्लीकेशन दी गई पहले, जिसमें उसने बताया कि ये होंडा सिविक मेरी है, और उसके बाद उसने साथ सबूत लगाए कि जो कुछ भी साथ साथ था, और उससे हमें पता चल रहा होता है कि ये वकील के थ्रू आई है या खुद वो दे रहे हैं, साथ सबूत किए। और उससे क्या हुआ कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है एक्साइज के अंदर, उसे आराम से पता चल जाता है कि ये मालिक थी और साथ फरार किसी ने किया है। तो ये प्रॉपर कोशिश करें कि जब आप सबमिट कर रहे हैं एप्लीकेशन तो सबूत साथ लगाएं कि मलकियत सबूत है, गाड़ी आपके पास मौजूद है कि नहीं है, फाइल आपके पास मौजूद है कि नहीं है, उसकी कॉपी जरूर अटैच करें। अच्छा सर, ये आपने तरीकेकार बताया कि जिस तरह से एप्लीकेशन देनी है। अब काइंडली हमें ये भी बता दें कि कौन कौन सी ऐसी चीज है या कौन कौन से ऐसे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे मालिक अपनी मलकियत शो कर सकता है, क्योंकि गाड़ी तो उसने सेल कर दी होती है। तो उसके बाद आप उसमें क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसे वो शो करे और बताए आपको, एक्साइज डिपार्टमेंट को, कि ये मेरे प्रूफ हैं, ये मेरी शहादतें हैं जिसके तहत मैं ये साबित कर सकता हूं कि ये गाड़ी मेरी थी। उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं कि उसने गाड़ी परचेज कहाँ से की, उस पास स्टाम्प एक मौजूद होगा, और उसने किसी से बायोमेट्रिक ली है तो उसका सबूत भी मौजूद होगा, उसके पास ओरिजिनल फाइल मौजूद होगी, स्मार्ट कार्ड मौजूद होगा, तस्वीरें गाड़ी की अटैच करें। जो आपने पेमेंट्स दी हैं उसका सबूत जरूरी है कि किस तरह आपने पेमेंट्स की हैं, थ्रू बैंक्स की हैं, कैश किया है। कोशिश किया करें कि जब भी कभी आप गाड़ी लेन देन कर रहे हैं तो एक प्रॉपर सबूत रखें कि आपने जिस तरह ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पेमेंट्स की, ताकि कल को कला कहीं इस्तेमाल हो तो पता आप बता सकें कि पेमेंट हमने इस तरह दी है, हम इसके मालिक हैं। अमूमन हो क्या होता है, आप इतनी ट्रांजैक्शन इतने बड़े पैसे दे रहे होते हैं, लेकिन कैश दे रहे होते हैं, लेकिन सबूत आपके पास कुछ नहीं होता, जिसमें बाद वो क्लेम कर होता है जी लाएं सबूत, इसने कहाँ पे गाड़ी परचेज की थी या सेल की थी और हमने तो पैसे लिए नहीं इसके, जिससे क्या होता है दूसरे को फ्रॉड करने का इजी मौका मिलता है। सर, एप्लीकेशन मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी ने मार्क करके लीगल सेल में भेज दी। लीगल सेल के इंचार्ज है अब्दुल वहीद मेओ साहब। अब अब्दुल वहीद मेओ साहब क्या करने जाते हैं, क्या तरीकेकार अख्तियार करते हैं, किस तरह से नोटिस करते हैं? जी, सबसे जब एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन पढ़ा जाता है और देखा जाता है कि उसके अंदर कौन कौन से मालिक हैं जो ट्रांजेक्शन में आ रहे हैं, उस बाद नोटिस जारी किया। और नोटिस ये इस तरह होते हैं कि जिसके अंदर जो एप्लीकेंट है उसका नाम लिखा जाता है, और जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन आ रही है वो सिस्टम में चेक करते हैं हम लोग कि कौन कौन मालिक हैं, सबको नोटिस देते हैं। और ये नोटिस देने के बाद उनकी हाजिरी लगाई जाती है बकाया तौर पे, ताकि पता चल सके कि ये हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। जाहिर बात है, जो दोनों पार्टी आती हैं, ये जितने भी फ्रीक आते हैं, तो एक वाज़ेह शक्ल नजर आ जाती है कि असल में फ्रॉड किया किसने है, और जिसने फिर जब फैसला होता है तो उसी के हक में फैसला होता है जिसके ने वाकई ही जिस साथ ज्यादती हुई है। सर ये बताएं, अगर एक पार्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में नोटिस रिसीव होने के बावजूद भी हाजिर नहीं हो रही, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट उसका क्या डिसीजन करता है? सबसे पहले तो एक्साइज डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए उस पास नोटिस पहुंच जाए हियरिंग का, और 3 नोटिस देते हैं इस बात के, हो सकता है कि पहले नोटिस ना मिला हो, दूसरा ना मिला हो, तीसरा नोटिस वो जरूर भेजते हैं। और उसके बाद अगर 3 नोटिस पे वो नहीं आ रहा होता, फिर भी वो ट्राई करते हैं किसी तरह उसे पता चल जाए, दूसरी पार्टी को आ जाए, नहीं तो फिर एक्स पार्टी करते हैं। और एक्स पार्टी के बाद आपके पास हक मौजूद होता है कि पता चले आपको कि आपके नाम से गाड़ी कैंसिल होगी। बात ये होता है कि एक बंदे को पता ही नहीं चला और वो कहता है मैं मालिक हूँ, सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन उसकी ओनरशिप कैंसिल हो गई है थ्रू एप्लीकेशन के। उसके बाद वो उस पर हक मौजूद है कि वो डायरेक्टर साहब के पास अपील करता है कि जनाब आला मुझे सुना नहीं गया, और काइंडली जो एप्लीकेशन नीचे दी गई है उसको, उसके फैसले को आप मनसूख करते हुए नया फैसला जारी करें और अपील का फैसला करें। सर, ये मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के फैसले के बाद कितने दिन होते हैं जिसमें एक एप्लीकेंट अपील डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन को कर सकता है? जब कभी भी मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी कोई भी फैसला करती है, 30 दिन होते हैं दूसरे के दोनों फरीकों के पास अपील करने के लिए, और 30 दिन के बाद होगा वो टाइम बार्ड हो जाता है, जिसमें वो
कबूल नहीं होती, या तो उसे जेन्युइन रीजन देना पड़ता है कि इस वजह से मैं नहीं कर सका, मुझे रिसीव नहीं हो उसका लेटर या मुझे फैसला, अदरवाइज ये 30 डेज जो है वो पीरियड है इसके लिए। अच्छा सर, जब डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन से अपील फाइनल हो जाती है, एक फाइनल वर्डिक्ट आ जाता है, एक डिसीजन आ जाता है डायरेक्टर साहब की तरफ से, तो आप कंप्यूटर में किस तरह से उसको अपडेट करते हैं? जब एक फाइनल फैसला आता है डायरेक्टर साहब की तरफ से, उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हम दोबारा से एप्लीकेशन लेते हैं साथ ही, ताकि पता चल जाए कि भाई हाँ वाकई ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। और उसके बाद नीचे वो मार्क होती है, उसी तरह जैसे एप्लीकेशन दी थी उस तरह मार्क होती है, मोटर व्हीकल अथॉरिटी से मार्क करती है मुताबिक इंस्पेक्टर को, और इस पर लीगल सेल से रिपोर्ट जाती है कि इसका फैसला किसके हक में हुआ है। उसके बाद उसको ट्रांसफर को रिवर्स कर दिया जाता है जिसके हक में फैसला होता है। सर ये बताएं, ये सारा प्रोसेस तकरीबन कितने दिनों का होता है? इसके अंदर जो प्रॉपर है, क्योंकि 3 नोटिस देने होते हैं, तो 1 माह का प्रोसेस है जिसके अंदर आप ट्रांसफर यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। उसे अगर शुरू में ही अगर दोनों पार्टीज आ जाएं तो ये पहले नोटिस पे भी हम कर सकते हैं। अच्छा सर ये बताएं, ये एप्लीकेशन फाइल करने की सरकारी कोई फीस है? एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने इसकी कोई फीस रखी है या नहीं? नहीं, इसकी सरकारी कोई फीस नहीं है, सिर्फ टिकट लगते हैं, वो भी कोर्ट फीस जो होती है उसके मुताबिक। जिस तरह आप वहां अप्लाई करते हैं उतनी एक्साइज में करते हैं, उसके अलावा कोई इसकी फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा सर, प्रोग्राम के आखिर में ये बता दें कि अगर कोई इस तरह का मामला किसी के साथ पेश आ जाए तो क्या उसके लिए आसानी से एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में वो खुद एप्लीकेशन दे सकता है कि लाजमी है उसे कोई ना कोई लॉयर हायर करना पड़े? ये एक्साइज के लिहाज से सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपको वकील करने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी अपना केस पेश कर सकते हैं और अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर आपको वकील करना पड़े। अगर आप अपनी मर्जी से करते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक्साइज के अंदर किसी वकील की जरूरत नहीं है जो कि केस प्रेजेंट करे। अगर आपको खुद समझ है केस की, आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि वकील किया इसलिए जाता है कि उनको खुद समझ नहीं आ रही थी कि हम बोलना कैसे। लेकिन आप अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं केस को, तो किसी वकील की जरूरत नहीं है आपको। जी नाज़रीन, आपने सुना अब्दुल वहीद म्यों साहब को कि अगर आपकी गाड़ी किसी भी तरह किसी भी तरीके से कोई धोखाधड़ी से अपने नाम करवा ले तो बड़ा ही आसान तरीका बता दिया है अब्दुल वहीद म्यों साहब ने। हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, शुक्रिया जी आपका, जज़ाकल्लाह।